कहीं आप जॉब करते थे, तो व्हाट इंस्पायर्स यू कि नहीं यार जॉब छोड़ के खुद का स्टार्टअप करते? चाहता था कि मुझे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में कोई जॉब मिले और मैं पैशनेट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, काफ़ी कोशिश करी बट उसके बाद भी मेरे को इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिली। There was a lot of battery was catching fire at that time and we should have to find out some way by which we can protect the battery. Electric vehicles to catch fire. Electric vehicle Nexon catching fire in Mumbai. इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स एंटर कर रही है, जैसे रिसेंटली हमने देखा ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, ये जो हो रहा है कि आग लग जाना, मतलब फायर लग गई। तो अगर इस तरीके से चीजें होंगी इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ भी, तो नए ब्रांड्स को कस्टमर्स कैसे ट्रस्ट करें? Hello everyone, welcome to the podcast Presents by Expert Bills, where we cover raw stories and real voices. So today we have a very special and inspiring guest with us, Mr. Yash Mittal, the founder of Nikola Tech. तो इस पॉडकास्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि दैट हाउ people coming from non business background, not coming from very big school, college and starting their own startup, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या उन्हें मोटिवेट करता है खुद से कुछ नया स्टार्टअप बिल्ड करने का। एंड ही इज trying to make the country pollution free, so something doing into the EV industry। तो कैसे EV इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, why people choosing EV vehicles, और क्यों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे और फ्यूचर क्या है ईवी का। तो आइए शुरू करते हैं एंड वेलकम यश। Hi Priyanka. So myself Yash, so I am the founder of the Nikola Tech and we are advancing the electric vehicle ecosystems. So as of now we are increasing the efficiency of the battery by using our hardware and software. So that's all about our startup, and we started our journey around 2 years ago, and we raised our first round of fund, and we are raising our seed round as of now, and we filed the patents, and our product is tested in the market and we have a clients as well. So definitely like going forward we'll make a more robust system in the electric vehicle environment, and I believe like going forward we'll become one of the best vendors in the world for the electric vehicles. We wish you best, Yash। Yash, like today we would like to understand कि जैसे as you have mentioned कि आपने पहले कहीं आप जॉब करते थे, तो what inspires you कि नहीं यार जॉब छोड़ के खुद का स्टार्टअप करते, क्या ऐसा मोटिवेशन आता है? एंड मोटिवेशन के अलावा जब आपने स्टार्ट किया तो कौन सी ऐसी 3 प्रॉब्लम्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट कि जो फेस करते हैं हम लोग खुद का स्टार्टअप करने से पहले? देखिए मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक है, 2017 में पास आउट, और मैं बहुत ही चाहता था कि मुझे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में कोई जॉब मिले और मैं पैशनेट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और मैंने काफ़ी कोशिश करी बट उसके बाद भी मेरे को इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इंडिया में अभी जो कोर ब्रांचेस हैं उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करा 5-6 साल, और लास्ट जब मैं जॉब कर रहा था तो उसमें वापस एक ईवी का इवेंट हुआ, ठीक है, और मैं एज एसएपी कंसल्टिंग रोल पे काम करता था उस वक्त। और जब वो ईवी का इवेंट हुआ उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर्स आए और भी 2-3 जगह से लोग आए। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन उनसे पूछे, तो आफ्टर 2 आवर सेशन और 3 आवर सेशंस, तो उन्होंने पूछा कि आर यू अ ईवी कंसल्टेंट और एसएपी कंसल्टेंट? तो मैंने कहा भी मैं काम तो एसएपी कंसल्टेंट करता हूँ बट मेरा दिल जो है वो ईवी में है। तो वो बोले देन यू शुड हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है, एंड दैट ट्रिगर्स इन माय माइंड, या डेफिनेटली आई वांटेड टू डू समथिंग अगेन इन दिस। सो आफ्टर दैट आई जस्ट सर्च इट लाइक हाउ कैन आई गो इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज इट्स अ वेरी big ecosystem, so you should have to find out the entry gate inside it. So in that I thought okay, batteries are one of the problem, and I saw like there was a lot of battery was catching fire at that time, and we should have to find out some way by which we can protect the battery. So हमने क्या करा कि उसी चीज़ पे काम करा, हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करा जिसकी वजह से हम बैटरी को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर पाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कर पाते हैं और उसको फायर इंसिडेंट से बचा पाते हैं। तो ये हमने फिर उसको प्रोडक्ट को डेवलप करा। जो सारी प्रॉब्लम्स ईवी इंडस्ट्री में लोग फेस कर रहे हैं, करेक्ट उनको उनको आप ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हो करेक्ट। थ्रू योर प्रोडक्ट।
हाँ, बट कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम यश आपने फेस करी जो आपको लगा कि यार नहीं स्टार्ट मैंने किया है और ये प्रॉब्लम्स मुझे कहीं न कहीं द स्टॉपिंग मी कि मेरे को करना चाहिए आगे या नहीं? क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हमने देखा है इंडिया में आते हैं, फेल कर जाते हैं, बैक स्टेप ले लेते हैं तो और 3 प्रॉब्लम्स यू वुड लाइक टू हाइलाइट हियर कि आपने फेस करी हो? देखिए, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही रहती है कि जब आप जॉब छोड़ते हैं, आप एक अच्छी खासी सैलरी पे जॉब छोड़ते हैं, तो आपके खर्चे उसी के हिसाब से बन जाते हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी सैलरी है 5x और आप जब उस पे x पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपके खर्चे तो 5x वाले ही हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जब आप एक फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, तो उसमें हमेशा कोई भी बंदा ये देखता है आप मार्केट से कैसे अलग हैं। ठीक है? और उसको अलग करने में आपको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ यूएसपी क्रिएट करने होते हैं, जिसको खाली क्रिएट कर नहीं उसको दिखाना भी होता है, उसको सेल भी करना होता है टू द इन्वेस्टर्स। सो वो लाने में भी आपको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है कि यू हैव टू मेक सम यूएसपीज़ इन योर प्रोडक्ट एज़ वेल। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि आपका जो जर्नी होता है टू गेट द फर्स्ट फंडिंग वो बड़ा पेनफुल होता है। टिल दैट टाइम यू ऑलवेज बी हैविंग अ डाउट कि मैं इसको चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। ये जो 3 जो प्रॉब्लम है ये मेरे को लगता है बड़ी चैलेंजिंग होती है किसी भी फाउंडर के लिए। मतलब एक अपनी यूएसपी क्रिएट करना मार्केट में इन्वेस्टर से कनेक्ट करना, पैसा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो श्योर। सकती है कि पहले आपके पास एक मंथली पैसा आ रहा है, अब आप ज़ीरो पे हो और जो होता भी है सेविंग्स वो भी आपको खुद के खर्चों के लिए नहीं बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए लगाना पड़ता है। बट यश लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स ना चाहते हैं कि हमें इंक्यूबेशन का सपोर्ट मिले या हमें इन्वेस्टर फंडिंग दे या जो गवर्नमेंट सीड फंडिंग स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट कर रही है ये हमें मिले। और तो ये किस तरीके से जैसे निकोला टेक है तो वो एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंडेड है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सपोर्ट किया है। उसके बाद आप आईआईएम लखनऊ इंक्यूबेटेड हो तो आपको क्या ऐसे बेनिफिट लग रहे हैं कि आपको वहाँ से मिल रहे हैं जो और स्टार्टअप्स अगर इंक्यूबेटेड होते हैं तो उन्हें मिल सकते हैं या फंडिंग किस तरीके से मिल सकती है? और अगर ये मिल भी जाती है तो मतलब किस तरीके से और भी मतलब फंडिंग के अलावा और भी आपको क्या-क्या सपोर्ट मिल जाता है और इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है मार्केट में कि ये सारे प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या इंक्यूबेटर तक पहुँचे कैसे, कनेक्ट कैसे करें? तो क्या एक प्रोसेस आप न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स को बताना चाहोगे जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 तरीके के लोग जो फाउंडर्स होते हैं, पहला तो ये जो कॉलेज में ही होते हैं, 4th ईयर, 3rd ईयर में होते हैं और वो जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे अब इंक्यूबेटर्स बॉडीज़ बन गई है। इंडिया के जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे आईआईएम हो, आईआईटी हो, सबके अपने इंक्यूबेशन सेंटर है हाल-फिलहाल में। तो अगर वहाँ का बच्चा है तो उनको वहीं से ही सपोर्ट मिल जाता है, वो वहाँ के प्रोफ़ेसर से कनेक्ट करके उनको मिल जाता है। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई ऐसी कॉलेजेस से नहीं है, जो टियर 3, टियर 4 कॉलेज से पास आउट है, जिसको इस इकोसिस्टम के बारे में पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो वो क्या मुझे लगता है कि वो अपना एक लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। वहाँ पे अपनी एक मार्केटिंग करे, हमेशा एक अप्रोच रखे कि वी नीड द मनी और वी नीड अ प्री-सीड फंड, ओके। और ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, ये भी कुछ एक तरह से प्राइवेट बॉडी की तरह भी एक्ट कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो गोइंग टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। सो समहाउ दे विल गेट अ डॉक, ठीक है? आपको पहचान ली जाएगी यू आर अ स्टार्टअप एंड यू हैव अ यूएसपी समथिंग एंड फिर वो आपको इनवाइट करेंगे इन सम कोहॉर्ट। तो वहाँ पे कोहॉर्ट पे आप पिचिंग करेंगे, वहाँ पे आपके साथ और भी स्टार्टअप्स होंगे, पिचिंग करेंगे और अगर आपके आइडिया में दम लगता है, आपके प्रोडक्ट में उनको दम लगता है, तो आपको वो इंक्यूबेट कर लेंगे। जब आपको इंक्यूबेट कर लेते हो तो एक तरह से आप जो इंक्यूबेटर वर्ड है, वो आया है कि जैसे माँ जब के बच्चे गर्भ में रहता है तो इंक्यूबेशन शुरुआत में बच्चा मर भी सकता है या फिर जी भी सकता है। तो वो इंक्यूबेटर में रहता है जब वो बच्चा बहुत नाजुक होता है। तो वो वर्ड इंक्यूबेटर वहाँ से आया है, ठीक है? अब वो बच्चा एज़ अ स्टार्टअप जो है शुरुआत में, तो उसके चांसेस है या तो वो ज़िंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है। तो इंक्यूबेटर सपोर्ट क्या करता है कि वो उसको शुरुआत का इनिशियल फंड दिलाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी की स्कीम स्टार्टअप इंडिया से बनी है। तो वहाँ से वो आपको फंड मिलेगा जिससे आप एक प्रोडक्ट को एमवीपी स्टेज तक या फिर गो टू मार्केट स्टेज तक पहुँचा पाओगे। तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ। और जैसे अभी आपका जो लोकेशन है द फ्रॉम द प्लेस यू वर्किंग तो वो भी आई थिंक आप आईआईएम लखनऊ का यूज़ कर रहे हो। करेक्ट। तो इंक्यूबेशन में एक और बहुत बड़ी हेल्प होती है ऑफिस प्रेमिसेस की, ऑफिस स्पेस की। तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है वहाँ पे, आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है, आपको एक एम्बियंस मिल जाता है एक स्टार्टअप वाला,
ठीक है? जो आपको बाहर अगर आप प्राइवेटली लेना चाहेंगे तो बड़ा महँगा पड़ता है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है इंक्यूबेटर। जैसे सपोज अगर अभी आप दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हो, जो स्पेस आपको मिला हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम, पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द इंक्यूबेटर्स, तो आपको क्या लगता है अगर आप यहीं कहीं बाहर जाओ तो कितना आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा? इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, किस मतलब डिपेंड्स ऑन जो कितनी आप सर्विसेज आप अवेल कर डिपेंड्स ऑन सर्विसेज़ टू सर्विसेज़। इसकी 30 से 50,000 रुपए की बाहर कॉस्ट पड़ती है, ठीक है? तो यही चीज़ जो आप इंक्यूबेशन में हो, वहाँ पे भी रेंट होता है, लेकिन एक कम रेंट होता है, ठीक है? अभी आप कुछ रेंट पे कर डेफ़िनिटली वो एक रेंट होता है। कुछ मिनिमल अमाउंट, मतलब आप ऑलमोस्ट 70% कॉस्ट सेव कर रहे हो, मतलब 60-70% 60-70% आप कॉस्ट बचा पा रहे हो यहाँ पे। तो वो भी एक तरीके का सपोर्ट ही हो गया, अपन फंडिंग सपोर्ट ही मार रहे कि इस पूरे साल का अगर अपन लेके चले तो 5-6 लाख हम लोग ये भी बचा पा रहे हैं। तो अभी जैसे आप ईवी इंडस्ट्री पे बेसिकली काम कर रहे हो, ये इंडस्ट्री इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि एक तरफ से देखा जाए तो ईवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती चली आ रही है, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ईवी में, क्योंकि ये बिल्कुल और स्टार्टअप्स ही है बिकॉज ये एक बहुत नया है मार्केट में ये वाला इंडस्ट्री। बट जब हम कंज्यूमर माइंडसेट देखते हैं तो व्हाई पीपल स्टिल नॉट प्रेफरिंग ईवीज, ये क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है? और अगर कंज्यूमर की साइड से डिमांड कम है अभी, तो बहुत सारे ईवी स्टार्टअप्स आकर इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं पहले आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि जो मार्केट में लोग अभी भी इतना परचेज़ क्यों नहीं कर रहे कस्टमर्स? तो उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट इज़ अ फाइनेंशियल मॉडल एंड सेकंड इज़ द इकोसिस्टम। पहले मैं इकोसिस्टम पे आऊँगा। इकोसिस्टम में क्या होता है कि दे ऑलवेज़ बी हैविंग अ फ़ियर कि भाई अगर मैंने 15 लाख की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या 16 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो क्या ये मैं इसको हर जगह यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। क्या अगर मेरे को 300-400 किलोमीटर की रेंज मिलती है और मेरा गाँव 800 किलोमीटर है, तो क्या मैं बीच में चार्ज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं 800 किलोमीटर अपने गाँव या 600 किलोमीटर जा सकता हूँ या नहीं? तो ये हमेशा रेंज एंग्ज़ायटी जो प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, वो एक ईवी में है, ठीक है? और इस वजह से जो जिनकी होल-सोल एक ही कार खरीदने के कैपेसिटी होती है, वो हमेशा फिर ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो वो हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो इकोसिस्टम वाला बात हो गया। दूसरी जो बात है वो फाइनेंशियल वाली बात करूँगा। तो इंडिया में बिकॉज़ ऑलवेज़ इंडियंस माइंडसेट इज़ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड फाइनेंशियल्स हमेशा लोग बहुत देख-भाल के चलते हैं। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँगा कि जो टाटा नेक्सन का इलेक्ट्रिक वर्ज़न है वो 16 लाख का आता है और वही पेट्रोल डीज़ल वर्ज़न जो है वो 11 लाख का आता है। तो देयर इज़ अ इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर डेफ़िनेटली बचना चाहेगा उससे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑपरेशनल कॉस्ट की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल डीज़ल। पेट्रोल डीज़ल ₹10 किलोमीटर पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल ₹1 पर किलोमीटर पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मानते हैं, ये बहुत ही रियलिस्टिक फ़िगर है कि कोई बंदा 5 साल तक चलाता है एक गाड़ी को तो 50,000 किलोमीटर चलाता है। अब पेट्रोल डीज़ल में अगर वो 50,000 किलोमीटर चलाएगा तो उसका फ्यूल का खर्चा होगा 5 लाख रुपए और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर वो 50,000 किलोमीटर चलाएगा तो उसका खर्चा होगा 50,000 रुपए। अब 4.5 लाख का डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ने कवर कर लिया, ठीक है? व्हिच इज़ नाउ यू आर कवरिंग ऑल द कॉस्ट इन द 5 ईयर्स। 5 years old. बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ लोग इसको भी अलग तरीके से फाइनेंशियली तोड़ते हैं। वो ये देखते हैं कि 5 साल में अगर मैं 5 लाख रुपए अपफ्रंट कॉस्ट दे रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो अगर मैं उसका ब्याज 12% के हिसाब से जो एक नॉर्मली मार्केट में मिलता है 60,000 रुपए बनता है। क्या मैं 60,000 का पेट्रोल डीज़ल यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पे वो और उसको माइन्यूट लेवल पे फाइनेंशियल ब्रेक करके देखते हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर कार्स का उतना ज़्यादा थोड़ा सेगमेंट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, जो कि अदर कंट्रीज़ में अच्छा खासा कर चुका है। बिकॉज इंडिया में अभी भी अगर आप लोग देखो तो दे आर मोर कॉस्ट कॉन्शियस रादर देन इको कॉन्शियस, या एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ कि जैसे अगर मैं बताऊँ कि 3 व्हीलर कार्गो, 2 व्हीलर कार्गो, 2 व्हीलर्स में तो ऑलरेडी ही जो न्यू व्हीकल सेल्स है वो मोर देन 50% है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो वो कॉस्ट एफिशिएंसी भी है और अपफ्रंट कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। अब मैं 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कार्गो में आऊँगा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे व्हीकल को अलग कर दिया गया है और बैटरी की कॉस्ट को अलग कर दिया गया है। तो अगर आप 5 लाख का व्हीकल था, तो 2.5 लाख रुपए का व्हीकल कॉस्ट होगा, 2.5 लाख रुपए की बैटरी। अब किसी भी जो उस सेगमेंट में काम करती है लोअर मिडिल क्लास, जो रोज के खाने कमाने वाली क्लास है,
उनको हमेशा अपफ्रंट कॉस्ट भारी पड़ती है। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, आप 2.5 लाख रुपए दीजिए, आप 2.5 लाख रुपए सेपरेट रखें, मतलब आपको यू हैव टू पे ओनली 2.5 लाख। उन्होंने बैटरी को बास बना बैटरी एज अ सर्विस एक मॉडलिंग फाइनेंस मॉडल क्रिएट कर दिया, जो आप रोज के बेसिस पे अपनी गाड़ी में लगाइए, उसका पैसा पे करिए, आप जो भी कमाते हैं कमाइए, फिर अगले दिन जब आएंगे तो वापस आप उसको डिस्चार्ज बैटरी को स्वैपिंग स्टेशन में डालिए और चार्ज बैटरी को लीजिए। तो इस तरीके से आप रोज बैटरी एज अ सर्विस यूज करिए, आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी है। इसी के कारण क्या हुआ कि उस मार्केट में मोर देन 60% जो सेल्स है न्यू व्हीकल्स में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हो गई, और ये ग्लोबली सबसे हाईएस्ट है कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर कार्गो में इंडिया में कितना अच्छा रेशियो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओके, तभी मतलब कार्गो में अगर अपन देखा जाए तो ईवी इंडस्ट्री बहुत करेक्ट, तेजी से बढ़ती आ रही करेक्ट, है, क्योंकि वहां पे वो इसीलिए क्योंकि वहां पे वो लोग कंपनी समझ रही है कि अगर कोई अपफ्रंट फीस इतनी नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने वो मेथड निकाल के आ गए कि आप अपना बैटरी को स्वैपिंग करके मतलब डेली बेसिस पे आप रिचार्ज करके उस पे लीजिए और उसका ही आप पे कीजिए। करेक्ट, करेक्ट। तो क्योंकि बैटरीज अगर हम देखा जाए, जैसे देखोगे कुछ बड़ी ब्रांड्स भी आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स एंटर कर रही है, जैसे रिसेंटली हमने देखा ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। बट ये जो हो रहा है कि आग लग जाना, मतलब फायर लग गई, तो अगर इस तरीके से चीजें होंगी इतनी बड़ी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ भी, तो नए ब्रांड्स को कस्टमर्स कैसे ट्रस्ट करें? देखिए शुरुआत में कभी भी जो इकोसिस्टम बन रहा होता है, तो उसमें टाइम लगता है। आपने वो जर्नी नहीं देखी, अगर जब पेट्रोल डीजल आया होगा, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आई होंगी शुरुआत में, कि वहाँ पे भी आग लगती होगी। अब वो धीरे-धीरे क्योंकि आपके इटरेशंस होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने इतने इटरेशंस कर लिए कि अब उसका जो डिफ़ॉल्ट रेट है, वो बहुत ही मिनिमल हो चुका है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी मार्केट में चीज़ें बहुत R&D में है, लॉन्च हो रही है, टेस्ट हो रही है मार्केट में, तो शुरुआत में ऐसे केसेस हो सकते हैं, ठीक है? बट गोइंग फॉरवर्ड ये जो रेशियो है, ये बहुत मिनिमल हो जाएगा, और हम एज़ अ निकोला टेक इसी चीज़ को इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि इस तरह के फेलियर्स, इस तरह के फायर इंसिडेंट्स कम से कम हो थ्रू आवर टेक्नोलॉजी। बट क्योंकि क्या है ना कि ये इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि नाउअडेज पीपल आर वेरी मच अवेयर। इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे अगर उन्होंने किसी बड़ी ब्रांड के व्हीकल को जलते हुए देख लिया, आग लगते हुए देख लिया, तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट बदल जाता है कि नहीं यार, इतना मतलब अपफ्रंट फीस भी हम ज्यादा दे रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का रिस्क भी हम ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को स्टॉप करता है। बट आज यू आर सेइंग कि बहुत सारी चीजों पे लाइक हम लोग वर्क कर रहे हैं कि ये बेटर हो सके। करेक्ट। तो जैसे एथर की मैं बात करूँ, तो दे हैविंग अ वेरी गुड टू व्हीलर्स, एंड उन्होंने जो व्हीकल बनाया उसका जो फॉल्ट रेट है वो भी बहुत कम है, ठीक है? उसमें फायर इंसिडेंट्स भी मतलब आउट ऑफ 1 लाख व्हीकल्स एक आधी व्हीकल्स में ही देखे गए अभी तक, ठीक है? तो जो कंपनियाँ हैं धीरे-धीरे इवॉल्व हो रही हैं, धीरे-धीरे अपनी R&D पे कर रही हैं, और इस जो रेशियो है फायर इंसिडेंट वाला उसको मिनिमाइज़ कर रही हैं। और चार्जिंग स्टेशंस भी एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि यार कहाँ से हमें इतना जल्दी एक्सेसिबल नहीं है चार्जिंग स्टेशंस अभी भी। तो आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में अभी भी 3 से 4 साल हम मान के चले लग जाएगा। नेक्स्ट 4-5 इयर्स डाउन द लाइन, आज से 4-5 साल पहले जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल था, मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे एक इंडिया मार्ट पे फ़ोन करा कि आई नीड अ चार्जिंग स्टेशन, सो दे आर सेइंग कि आपको टाइप बी चाहिए, टाइप सी। सो इट मीन्स कि उनको पता ही नहीं था पता कि ही नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्या होता है 2016 में। नाउ एवरीबॉडी नोस इन द 2022, 23, 24 की चार्जिंग स्टेशन है, और गोइंग डाउन द लाइन नेक्स्ट 5 इयर्स में आई बिलीव कि ये इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा, चार्जिंग स्टेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी कौन से ऐसे बड़े और अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो भी ईवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? किस क्या-क्या प्रॉब्लम्स पे वो लोग वर्क कर रहे हैं? देखिए, अगर इंडिया की बात करूँ, मुझे ग्लोबली भी पता है, बट ये पॉडकास्ट मेनली इंडियन ऑडियंस के लिए है, और तो मैं इंडियन कंपनीज़ की बात करूँ, तो जैसे टू व्हीलर में एथर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थ्री व्हीलर में अल्टीग्रीन है, ओएसएम है, ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं। फोर व्हीलर्स में टाटा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? और ये धीरे-धीरे अपनी R&D को इवॉल्व कर रहे हैं। पहले इंडिया में कोई भी कंपनी सेल नहीं बनाती थी, लिथियम आयन सेल आता है 18650, 21700। अब इंडिया में 2-3 कंपनियाँ हैं, जैसे ओला बना रही है, ठीक है? अभी एक्साइड ने एक कोलैबोरेशन में प्लांट डाला है, और भी 2-3 कंपनियाँ हैं जो अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ गई है। तो अब सेल मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंडिया का पार्ट बन रहा है। धीरे-धीरे अभी आपने देखा होगा, हाल-फिलहाल में जम्मू कश्मीर में ओर मिली, राजस्थान में एक लिथियम की ओर्स मिली, तो वहाँ से एक्सट्रैक्शन, और अब क्या था, ओर्स
पहले बाहर से चाइना और अदर कंट्रीज चिलीज वगैरह में थी, अब और भी इंडिया में मिल गई, तो होपफुली नेक्स्ट डाउन द लाइन 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स हम वो अपना पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक पूरा इंडिया में ही होगा इलेक्ट्रिक में। बिकॉज तभी ही बेनिफिट होगा। बिकॉज अभी अगर हम देख रहे हैं व्हीकल को तो 50% कॉस्ट बैटरी की जा रही है और उसका रीजन ही ये है कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम। वो धीरे धीरे इम्पोर्ट कट आउट हो रहा है और धीरे धीरे इंडिया अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल रही है ताकि इस सिस्टम को और अभी पूरी तरीके से असेंबलिंग ही हो रही है इंडिया में। कांट से पूरी तरीके से आई विल से 50-60% असेंबली, 30-40% आर इट। तो आपको लगता है कि लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कि आगे चल के ईवी का कैसा रहने वाला है इंडिया में? देखिए ये पूरा सेगमेंट ही बहुत बड़ा है। आई विल से ये ई मोबिलिटी सेक्टर है जिसमें नॉट ओनली ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है, कि खाली 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर से, इवन आप अगर एविएशन सेक्टर में बात करें तो वहाँ पे भी ड्रोन्स आएंगे, वो भी बैटरी ऑपरेटेड मूविंग व्हीकल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक बड़ा सेगमेंट है। वो ये सारा जो कवर होता है वो ई मोबिलिटी के अंदर होता है। और इंडिया का जो इंडिया में क्या होता है कि जितना भी ऑयल और गैस है वो सारा इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्री से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट्स भी चाहती है कि उस इंपोर्ट को कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाए और इन हाउस जो है वो चीज़ें हो, इंडिया में ही सारी चीज़ें बने, इंडिया में ही जो भी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में उसका फ्यूल है तो वो इंडिया में ही बने और इंडिया में ही उसको यूज़ किया जाए। तो जैसे यश लाइक अभी यू आर ऑलरेडी फंडेड लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ईवी इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, सपोर्ट करने के लिए रेडी है? या सो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट करा क्योंकि गवर्नमेंट ने फेम 1 फेम 2 सब्सिडीज दी जिससे आप व्हीकल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्सिडी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कंप्लाइंस बनाए ताकि एक यूनिफॉर्म टी आए मार्केट में, वरना सब हर कोई अपने हिसाब से बना रहा था अपने, तो डॉकिंग करने चार्जिंग स्टेशंस कोई और कंपनी बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और दोनों आपस में डॉक ही नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि एक इकोसिस्टम बन पाए और ये हमेशा गवर्नमेंट की साइड से ही होता है ताकि सब वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करे और फाइनली एक प्रॉपर्ली सब चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में चले। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा और इसी सपोर्ट के कारण इंडिया में ईवी का इतना अच्छा पुश भी हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग ईवी मार्केट को फोकस करें और जो स्टार्टअप्स ईवी में आ रहे हैं उनको ध्यान में रखें तो हम देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे आपने बताया कि जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं उन लोग को एक रोजगार मिल रहा है, वो अपना बैटरी चार्ज करा के एक डेली बेसिस पे एक पैसा लेके, तो वो लोग 5 टाइम्स 6 टाइम्स उतना अपना जितना कॉस्ट बेयर कर रहे हैं ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है और इंडस्ट्री इको फ्रेंडली भी है, नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं तो नए फाउंडर्स भी निकल रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो ये इंडस्ट्री आगे चल के बूम कर रही है। डेफिनेटली देखिए जो इंडस्ट्री पहले पेट्रोल डीजल पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम एलएमवी टू हैवी व्हीकल्स वो सारा ही कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर कोई सब कुछ नहीं बना सकता। एक 2 व्हीलर कंपनी बनाने वाली ट्रक नहीं बना सकती, एक ट्रक बनाने वाली कंपनी साइकिल नहीं बना सकती है। तो इसके लिए सारे सेगमेंट्स खुलते हैं एंड दैट्स अलाउइंग कि न्यू स्टार्टअप्स कैन कम अप एंड कैप्चर व्हाटएवर दे वांटेड टू। So, or like any suggestion you would like to give the founders? अभी वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ईवी इंडस्ट्री में जंप करें और हमें भी कुछ बनाना है बनना है, तो अगर कितना इजी है ये चीज और अगर इजी है या फिर तो किस तरीके की चीजें उन लोग को फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके का पाथ उन्हें चूज करना चाहिए और किस तरीके की मेंटोरशिप यू थिंक इम्पोर्टेंट फॉर देम? तो व्हाट्स योर? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं कि कोई अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो फर्स्ट की क्या वो ओईएम बनना चाहता है या फिर वेंडर बनना चाहता है या सपोर्टर बनना चाहता है। तो आपको अगर ओईएम बनना चाहते हो तो आपको सेगमेंट देखनी होगी कि आप किस ये सेगमेंट में। ओईएम क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा 4 व्हीलर बेचता है, ठीक है, बजाज 3 व्हीलर बेचता है, ठीक है, होंडा जो है वो 2 व्हीलर बेचता है। सो दीज आर द ओईएम्स। तो आपको समझना होगा कि आपको ओईएम बनना है या फिर आपको वेंडर बनना होगा, ठीक है। तो अगर वेंडर बनना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होगी कि क्या वो प्रॉब्लम फेस करे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। और आपको ओईएम बनना है तो आपको एक सेगमेंट फाइंड आउट करने की, मैं 2 व्हीलर में डील करूंगा, फास्ट मूविंग 2 व्हीलर में डील करूंगा और फास्ट मूविंग 2 व्हीलर बनाऊंगा।
तो आपको ये बहुत सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे डाउन द लाइन नेक्स्ट 4-5 इयर्स। जैसे अभी हम बहुत सारे ईवी स्टार्टअप्स इस तरीके से भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में हम देखिए जैसे ज़ोमैटो का बिग साइज़ ऑर्डर फ्लीट है, वो हम देखते हैं कि ई-रिक्शा कैरी करता है या जैसे हम ज़िप के स्कूटर्स देख रहे हैं, तो ये सारे ईवी ओरिएंटेड है। तो ये मतलब प्रॉपर ये सारी चीज़ें उस फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले उसमें आ जाता है। देखिए लास्ट माइल डिलीवरी सेक्शन है आज, जिसमें आप पहले पेट्रोल डीजल से करते थे, लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस थे वो ज़्यादा लगते थे, 50-60 रुपए लगते थे। लेकिन ईवी के आने से, क्योंकि अगर मैं एक टू व्हीलर की बात करूँ तो 50 पैसे पर किलोमीटर की कॉस्टिंग होती है, और जो आपके पेट्रोल वाले की होती है 3-4 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्टिंग होती है। तो इसकी वजह से आपके डिलीवरी चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है लास्ट माइल डिलीवरी में भी बहुत बूम करा। और आप देखिए ज़ोमैटो की बात करें, चाहे ज़िप लीजिए या फिर स्विगी लीजिए, अब ज़्यादातर जो डिलीवरीज़ होती है, वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही होती है। उसमें ये होता है कि जो डिलीवरी बॉय है उन लोग का मार्जिन काफ़ी बढ़ या जाता है। ये बहुत तो ये उनके लिए एक अच्छा होता है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, लोग यूनू से भी डिलीवरी करते हैं, ठीक है? जो मतलब आप यूनू क्या करता है कि आप उसको अनलॉक करिए, 150 रुपए देके आप उसको डिलीवर करके आइए, आपके कुछ पैसे बनेंगे, तो आप उसको यूनू को पे कर दीजिए और ज़ोमैटो आपको पे कर देगा। तो आपके पास अगर मैं बोलता हूँ ₹1000 भी नहीं है, तो आप वैसे उससे मतलब ₹100 से भी आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, उस केस में। अगर हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे देखें हुँ। तो ईवीज ग्राउंड लेवल पे भी लोगों को काफी फायदा दे रहे हैं। यस, काफी पैसे भी कमा पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं इस तरीके से अगर हम उस माइंडसेट से देखें तो यश लाइक आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें ईवी इंडस्ट्री के बारे में बताई, कैसे इंडिया में लोग काम कर रहे हैं इस पे, नए बिजनेसेस आ रहे हैं और कैसे आम आदमी को भी इससे फायदा मिल रहा है। तो यश लाइक अगर जैसे कुछ स्टार्टअप्स आते हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे एक्सपोर्ट बेल्स है तो हम लोग मेंटोरशिप पे काम करते हैं कि एक कोई भी नया स्टार्टअप फाउंडर या एक कोई भी नया इंसान किसी नई फील्ड में आता है तो उसे सही गाइडेंस, सही सपोर्ट और मेंटोरशिप की बहुत जरूरत है। तो व्हाट्स योर व्यू एंड ऑन दिस? सो आई बिलीव कि जैसे अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर जर्नी मैंने चूज़ करी है, और इसमें भी तो मैं अपना जो मेंटर होगा, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही चुनूँगा। इट शुड नॉट बी लाइक कि आईटीसी कंपनी का सीईओ मेरे को गाइड कर पाएगा, या फिर आई विल से कि कोई गवर्नमेंट बॉडी मेरे को कोई सीनियर ऑफिशियल गवर्नमेंट में नहीं किया है। सो मेरे को, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पाथ चूज़ करूँगा, तो मेरे को एक जो मेरा मेंटर होगा, वो भी एंटरप्रेन्योर ही चाहिए होगा। अब उसमें भी 2 चीज़ें निकलती हैं, वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, अब वो क्या बूटस्ट्रैप बनाना चाहता है अपने स्टार्टअप को, या फिर फंडेड स्टार्टअप चाहता है। अगर बूटस्ट्रैप बनाना चाहता है तो बूटस्ट्रैप वाले से वो गाइडेंस ले, और अगर फंडेड बनाना चाहता है तो जिसने फंडेड एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया है, वो उससे गाइडेंस ले। वांटेड टू से मेंटोरशिप इज समथिंग कि जो पाथ जिसने फॉलो किया है और आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो आप उसी से सीख सकते हो कि जो वहां से गुजर चुका है। हमारे भारत में तो ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत शुरू से चली आई है, और मुझे लगता है कि यही एंटरप्रेन्योर्स में भी होनी चाहिए कि आपके जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, उनको आप गुरु बनाइए और उनकी गाइडेंस में आप काम करिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी हम लोग खुद भी पर्सनली बिलीव करते हैं कि जो भी इंडियन कल्चर वैल्यूज है दैट इज समथिंग वेरी प्रीशियस, और एक गुरु शिष्य वाली चीज भी हमारे यहाँ पे बहुत पहले से चली आ रही है। यश लाइक आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना सारी चीज़ों पे लेके गाइड किया। आई थिंक जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे या जो भी आज इससे पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। याश इज ऑलरेडी ऑन exportbiz.com इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली वन ऑन वन, आपको इनसे बात करनी है या आप कुछ और जानना चाहते हैं ईवी इंडस्ट्री के बारे में, या आप कुछ अपना नया ईवी स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो वन ऑन वन exportbiz.com पे आप इनका सेशन बुक कर सकते हैं, इनसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। I think he would be always ready to support and happy to help, right? Yeah. Before we end, let's go for like a quick rapid fire round. Yash, like you are more into batteries, supporting the batteries, working on कि कैसे और improve किया जाए जो EV batteries को. So Yash, if batteries could talk, what would they complain about the most? It's monitoring and safety. So unlimited funding or unlimited customers? Both are bad. Worst advice you have got till date? I mean वर्स्ट एडवाइस आई विल से कि आप कंपनी फाउंड करेंगे तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। आई थिंक वर्स्ट एडवाइस ये थी। Tesla or Tata? आई विल बोथ आर माय कस्टमर्स, सो
both are going to become my customers, so I don't. Work from office or work from beach? I'm in the manufacturing, so definitely I will work from the factory. तो थैंक यू सो मच याश, बहुत मजा आया बात करके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मेरी ऑडियंस को, और मुझे भी पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली बिकॉज बहुत ज्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है ईवी इंडस्ट्री का. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. थैंक यू सो मच. Yeah, thanks.